हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है पिंड पर हमेशा कार्य होता है यदि। तो किसी भी बॉडी पे हमेशा वर्क होगा, हमेशा कार्य होगा यदि ऑप्शन ए है पिंड पर बल लगाया जाता है, ऑप्शन बी विस्थापन होता है, ऑप्शन सी ऊर्जा में परिवर्तन होता है एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अब सी इसका कैसे है ये देखते हैं। देखो, ऑप्शन ए में दिया है कि किसी भी पिंड पर फोर्स अप्लाई होता है, बल लगाया जाता है तो उस पर कार्य होगा। ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी पिंड पर फोर्स अप्लाई होता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो। वर्क कब होता है? वर्क तब होता है जब फोर्स अप्लाई हो और बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट हो। तो यदि बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो बॉडी पर कोई भी वर्क, कोई भी कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसलिए सही नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है कि विस्थापन होता है। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो और किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई 0 हो, बल नहीं लग रहा हो। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन का जो पहला नियम है कि अगर किसी पिंड पर अप्लाइड फोर्स शून्य होता है तो पिंड गतिमान अवस्था में रह सकता है, समान वेग से गति कर सकता है, और समान वेग से गति करेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बिना फोर्स के डिस्प्लेसमेंट होगा, बिना बल लगाए विस्थापन होगा, तब भी कोई कार्य नहीं होगा। और ऑप्शन सी ऊर्जा में परिवर्तन। देखो, ऊर्जा में परिवर्तन तभी होगा जब कार्य होगा। जब किसी बॉडी पे वर्क होता है तभी उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है, या फिर तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़े या फिर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़े, कुछ भी बढ़े, लेकिन ऊर्जा में परिवर्तन तो होगा। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, इफ वर्क डन ऑन बॉडी इज 0 देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। यदि पिंड पर किया गया कार्य शून्य है तो पिंड की गतिज ऊर्जा बतानी है। तो गतिज ऊर्जा बतानी है। ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी नियत रहती है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी अगर वर्क 0 है तो वर्क अगर 0 है, वर्क डन किसी बॉडी पे 0 है, तो हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कि वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर वर्क ही 0 है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि पिंड पर किया गया कार्य शून्य है तो पहला ऑप्शन है पिंड का संवेग संरक्षित रहता है, बी ऑप्शन है पिंड की गतिज ऊर्जा नियत रहती है, सी ऑप्शन है दोनों नियत रहते हैं, डी ऑप्शन है कोई नियत नहीं रहता है। तो पिंड पर किया गया कार्य अगर 0 है, शून्य होता है, तो क्या नियत रहता है? देखो, मोमेंटम की अगर बात की जाए तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं हो सकता है, और ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मोमेंटम कांस्टेंट क्यों नहीं रह सकता है? देखो, अगर वर्क 0 है किसी बॉडी पे अप्लाइड, जो वर्क है वो 0 है किसी बॉडी का, तो वर्क 0 होने के साथ साथ जरूरी नहीं है कि फोर्स 0 हो। फोर्स 0 हो भी सकता है और फोर्स 0 नहीं भी हो सकता है। अगर मान लो सर्कुलर मोशन है तो सर्कुलर मोशन में वर्क तो 0 होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क तो 0 होता है, लेकिन फोर्स 0 नहीं होता है। तो अगर फोर्स 0 नहीं है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो अगर वर्क 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि हो। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, कार्य की इकाई समान होती है। तो कार्य की इकाई बतानी है किसके समान होती है? कार्य की इकाई किसके समान होती है? पहला ऑप्शन है शक्ति बटे समय, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान इंटू वेग, तीसरा ऑप्शन है विभव इंटू आवेग, और फोर्थ ऑप्शन है बल इंटू समय।
तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है Q इंटू डेल्टा बी, हमें फॉर्मूला पता है। तो ये होता है चार्ज और ये होता है पोटेंशियल विभव। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल के दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क के बराबर आता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज, संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य ऑप्शन ए पथ पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी पथ पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी कोई नहीं। संरक्षित बल देखो क्या होते हैं, संरक्षित बल ऐसे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य सिस्टम में स्टोर रहता है और पथ पर निर्भर नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए फिफ्थ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक होते हैं असंरक्षित बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसका वर्क पथ पर निर्भर करता है, जैसे कि फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जो फोर्स होता है वो पथ पर निर्भर करेगा, लेकिन जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे उनका जो वर्क होगा वो पथ पर निर्भर नहीं करेगा। कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, एटसेट्रा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है अ पर्सन इज क्लाइंबिंग अप ऑन हिल, एक व्यक्ति पहाड़ी पर ऊपर की ओर चढ़ता है, तो वर्क बताना है। वर्क डन बाई पर्सन, ऑप्शन ए धनात्मक होगा, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब देखो अगर कोई व्यक्ति पहाड़ी पर ऊपर की ओर चढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है और व्यक्ति द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो भी ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है। तो व्यक्ति द्वारा लगाया गया जो बल है वो भी ऊपर की ओर है, उसका जो विस्थापन है वो भी ऊपर की ओर है, और बल और विस्थापन जब समान दिशा में होते हैं तो वर्क होता है पॉजिटिव। तो व्यक्ति द्वारा जो किया गया कार्य है वो होगा धनात्मक। अगर पूछा जाता है कि ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य बताइए, गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य बताइए, तो गुरुत्व द्वारा किया गया कार्य हो जाता नेगेटिव, ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है और विस्थापन ऊपर की तरफ इस केस में हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ऊर्जा प्रति इकाई समय, एनर्जी बटे समय, टाइम। ऊर्जा बटे समय किसके बराबर होता है? तो एनर्जी बटे समय बराबर होता है, ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी आवेग, ऑप्शन डी शक्ति। तो ये होगा एनर्जी मतलब एक तरह से वर्क होता है, वर्क और एनर्जी की यूनिट समान होती है, वर्क अपॉन टाइम, और वर्क अपॉन टाइम होती है पावर, शक्ति। तो 7th का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है KWH मात्रक है, किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? तो किलोवाट आवर की अगर बात करें तो किलोवाट आवर यूनिट हो जाएगी एनर्जी की, ऊर्जा की। क्यों? क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। तो वॉट इंटू आवर, वॉट इंटू टाइम कितना हो जाएगा? वर्क की यूनिट हो जाएगी, वर्क मतलब एनर्जी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में तो पूछा गया है निम्न में कौन असत्य है, इनकरेक्ट बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन ए है कार्य अदिश राशि है, वर्क स्केलर होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, हाँ ये भी सही बात है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ऑप्शन सी में दिया है सभी प्रकार के संघटन में संवेग नियत रहता है, सभी प्रकार के संघटन में संवेग नियत रहता है। तो ये तो बिल्कुल सही है, संवेग हमेशा नियत रहता है कोई भी संघटन हो। ऑप्शन डी है सभी प्रकार के संघटन में गतिज ऊर्जा नियत रहती है, तो गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती है, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यदि E = 0 है तो संघट्ट है, E = 0 में संघट्ट कौन सा होगा ये बताना है। तो E = जब 0 होता है
तो ई की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ई की वैल्यू जब जीरो होगी तो वेलोसिटी सेपरेशन इक्वल टू जीरो होता है। और ऐसा जो कोलिजन होता है वो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है ऊर्ध्वाधर वृत्त में उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम वेग और न्यूनतम तनाव यहाँ पे होगा हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी एंड मिनिमम टेंशन बताना है कितना हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे। तो वर्टिकल सर्किल देखो क्या होता है, इस तरह से होता है। वर्टिकल सर्किल में यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी होती है वो होती है √5gl, ये पता है तुम लोगों को। यहाँ पे जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो होगी √gl। यहाँ पे जो मिनिमम टेंशन होगा इस कंडीशन में वो होगा 6 mg के बराबर। और यहाँ पे जो मिनिमम टेंशन होगा ऊपर वो होता है 0, क्योंकि टेंशन 0 होगा तभी मिनिमम वेलोसिटी पॉसिबल है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वो होगी √gl और मिनिमम टेंशन कितना होगा 0। तो ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऐसा ऑप्शन है डी। तो डी इज करेक्ट। डिफरेंट मास की भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुओं को ऊपर से गिराया जाता है तो किसी भी क्षण दोनों के क्या समान होंगे। तो दोनों के समान होंगे, पहला दिया है संवेग, दूसरा दिया है त्वरण, तीसरा दिया है गतिज ऊर्जा एंड चौथा दिया है स्थितिज ऊर्जा। तो देखो दो मास है m1 एंड m2, ये दोनों मासेस हैं। अब इन दोनों को ऊपर से गिराया क्या है तो किसी भी क्षण बताना है कि क्या इनके कांस्टेंट होंगे। और m1 m2 दोनों अलग अलग मासेस हैं। तो अगर देखा जाए कि दोनों को ऊपर से गिराया जा रहा है एक साथ, तो संवेग दोनों का बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि संवेग होता है m1p1 और ये एक्सिस का हो जाएगा m2p एंड m2p। अगर वेलोसिटी समान भी हैं दोनों की, तब भी मास दोनों के भिन्न होने के कारण दोनों के मोमेंटम क्या हैं, अलग अलग हो गए हैं। तो पहला जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन त्वरण, देखो किसी भी टाइम पे दोनों का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ ही होगा, कितना, इसका भी जी होगा और इसका भी जी होगा। तो दोनों का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ जी होने के कारण ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा दोनों की अलग अलग होगी। ऑप्शन डी पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, क्योंकि मास अलग है इसलिए अलग होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सही स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा गुप्त रूप से संचित होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा संचित नहीं होती है। ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा अपेक्षित है जबकि गतिज ऊर्जा अपेक्षित नहीं है। एंड ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब देखो ऑप्शन पहला ऑप्शन देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा गुप्त रूप से संचित होती है, हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि अगर किसी भी स्प्रिंग को खींचा जाए, हमें पता है किसी भी स्प्रिंग को खींचा जाए तो स्प्रिंग को खींचने पे उसमें एनर्जी स्टोर होती है कितनी, ½ इतनी एनर्जी स्टोर होती है। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी बॉडी में स्टोर नहीं होगी, बॉडी के पास रहेगी। कि अगर कोई बॉडी b वेलोसिटी चल रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ है। और अगर वो रुक जाएगी तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं रहेगी। तो अगर वो मोशन में है तभी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो ये बॉडी में स्टोर नहीं होती है काइनेटिक एनर्जी। अब सी, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव होती है, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्रेविटी की बात करें तो mgh होती है। अब अगर हाइट का देखा जाए तो हाइट एक रेफरेंस से लिया गया है, हाइट यहाँ से लिया गया है। अगर हाइट हम यहाँ से ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, हाइट यहाँ से ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है एक रिस्पेक्ट पे, कि उसे कहाँ से हम माप रहे हैं, कहाँ से हम ऊंचाई को मेजर कर रहे हैं। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी रिलेटिव क्वांटिटी है, जबकि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव नहीं है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कि सभी ऑप्शंस सही हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे है एक लाइट बॉडी है और एक हैवी बॉडी है, दोनों का मोमेंटम क्या है, इक्वल है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी बतानी है। देखो एक तो है हल्का पिंड और एक है भारी पिंड। जैसे दो मास हैं, एक है m1 मास और एक है m2 मास, और m1 बड़ा है m2 से। अब दोनों के मोमेंटम इक्वल हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दोनों के मोमेंटम अगर इक्वल हैं तो P1 = P2, दोनों का मोमेंटम इक्वल दिया है। अब मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, ये हो जाएगा 2m1 E1 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2m2
E2। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1/m2 इक्वस टू E2/E1। अब यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर m1 बड़ा है m2 से तो E2 बड़ा होगा E1 से। इस रेशो को देखा जाए तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली होती है किसके, मास के। कब, जब दोनों का मोमेंटम इक्वल हो, जब बॉडीज़ का मोमेंटम इक्वल हो तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हल्के पिंड की ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में दिया है निम्न में से कौन गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो किसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ऑप्शन ए बंदूक से छोड़ी गई गोली, ऑप्शन बी धनुष से छोड़ा गया तीर, ऑप्शन सी धनुष की तनी हुई डोरी, ऑप्शन डी गतिमान हथौड़ा मूविंग हैमर। तो देखो ऑप्शन ए में देखा जाए तो बंदूक से छोड़ी गई गोली, बंदूक से छोड़ी गई गोली के पास क्या होगा, एक वेलोसिटी होगी, एक मास भी होगा, तो इसके पास में हाफ mv² होगा, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर इसमें बी में देखा जाए तो मूविंग एरो, अगर एक धनुष से तीर छोड़ा गया है तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि इसके पास मोशन है, इसके पास गति है। सी में अगर देखा जाए कि स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ बो, एक धनुष की तनी हुई डोरी, अगर धनुष की तनी हुई डोरी में देखा जाए तो तनी हुई डोरी में कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है और इसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। तो इसमें है पोटेंशियल एनर्जी, तनी हुई डोरी में स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा नहीं है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, इसमें स्थितिज ऊर्जा है, बाकी सभी ऑप्शंस में गतिज ऊर्जा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाई ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स इज टेकन एज। तो अगर रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कि पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी। तो देखो हमें पता है कि अगर फोर्स रिपल्सन का है तो रिपल्सन फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी होती है पॉजिटिव, और अट्रैक्शन फोर्स होता, अट्रैक्टिव होता, तो अट्रैक्टिव में होती पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अगर रिपल्सन फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर अट्रैक्टिव फोर्स होता, आकर्षित बल होता, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज। अब देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है, संरक्षित बल ऐसे बल होते हैं जिनका जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के साथ, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए कई पाथ हो सकते हैं। जैसे ये वन पाथ है, ये दूसरा पाथ है, ये तीसरा पाथ है। तो इन तीनों पाथ में जो किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, वो बराबर होगा, क्योंकि पथ पे निर्भर नहीं करेगा। वो किसी भी पाथ से होके बी पॉइंट पे जाए तो सभी में जो कार्य होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, इसीलिए पथ पे निर्भर नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर एक क्लोज्ड लूप है, क्लोज्ड पाथ है, मीन्स क्लोज्ड पाथ का मतलब जिस पॉइंट से वो जा रहा है उसी पॉइंट पे वापस आ जा रहा है, तो जिस पॉइंट पे जा रहा है उस पॉइंट पे वापस आ जा रहा है, तो जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है वो तो समान हो गया, और समान हो गया तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट क्या होगा, समान हो गया, इसीलिए। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, क्लोज पाथ में कितना हो जाएगा, जीरो। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है when there is loss of kinetic energy during collision and after collision both bodies moves as single unit then collision is said to be। अगर कोलिजन होता है दो बॉडीज़ के साथ में और दो बॉडीज़ कोलाइड करने के बाद में आपस में जुड़कर सिंगल यूनिट की तरह, एक बॉडी की तरह गतिमान होती हैं, दो बॉडीज़ आपस में जुड़ जाती हैं संघट्ट के बाद में, तो इस तरह के कोलिजन को क्या कहते हैं, इस तरह के कोलिजन को कहते हैं पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है इन ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? ऑप्शन ए है ओनली मोमेंटम कंजर्व, केवल संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन बी है संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। ऑप्शन सी है केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। ऑप्शन डी है ना संवेग ना गतिज ऊर्जा संरक्षित रहते हैं। तो अगर देखा जाए कि पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में, प्रत्यास्थ संघट्ट में मोमेंटम भी कांस्टेंट रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। प्रत्यास्थ संघट्ट जो होता है उसमें दोनों कांस्टेंट रहते हैं, दोनों नियत रहते हैं। तो इस तरह का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि वर्टिकल सर्किल में बताना है ऊर्ध्वाधर वृत्त में। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा नियत रहती है। ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है। ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है। ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। अब देखो अगर वर्टिकल सर्किल में देखा जाए तो वर्टिकल सर्किल में नीचे वेलोसिटी ज़्यादा होती है और ऊपर वेलोसिटी जाके कम हो जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो देखा जाए वेलोसिटी ऊपर जाते समय कम होती है, इसलिए ऊपर जाते समय काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी नियत नहीं रहती, गतिज ऊर्जा नियत नहीं रहती, वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जब ऊपर होता है ये तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है और नीचे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। लेकिन अगर देखा जाए ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम देखा जाए तो ये दोनों कांस्टेंट रहती हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो ये थे 20 क्वेश्चंस वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर के। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर फिजिक्स कॉन्सेप्ट उपलब्ध है, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।